पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देश गुस्से की आग में जल रहा है। हर तरफ से बदला लेने की मांग उठ रही है। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, आतंक के रहनुमा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। प्रधानमंत्री भी कड़े कदम उठाने का ऐलान कर चुके हैं। सेना को खुली छूट दी जा चुकी है। लेकिन आज फिर आतंकियों से मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए। पिछले 4 दिनों में हिंदुस्तान के 45 जांबाज शहीद हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की करतूत लगातार जारी है। आतंक का सरगना पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सवाल यही है, पापी पाकिस्तान का इलाज क्या है? वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। जीवन न्यौछावर करने वालों का जो भी रक्त है, उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। आखिर पापी पाकिस्तान का इलाज क्या है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या हिंदुस्तान अब सही रास्ते पर फिलहाल चल रहा है? मेरे साथ मेजर जनरल राजेश आर्या यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। फौज से खुद रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप ही से सर पहला सवाल पूछ रहा हूं मैं। हम लगातार पिछले 3-4 दिन से यही बहस कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान को करना क्या है। एक, कश्मीर के अंदर आतंकियों का सफाया करना है या आतंक पर शिकंजा कसना है, और दूसरा पाकिस्तान को जवाब देना है। ऐसा लगता है आज जो इनकाउंटर हुआ है उससे काफी हद तक ये तो समझ में आ गया है कि देश के अंदर, कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चालू हो गया है। बाहर क्या ऑप्शन बचते हैं हमारे सामने? नमस्कार मोदी, हाँ। मानक, देखिए, एक दुश्मन देश के साथ डील करने का एक बहुत ही सहज और बहुत ही सोची समझी एक नीति होती है। उस नीति के हिसाब से शायद मेरे हिसाब से वो काम शुरू हो चुका है। आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में कि हमारे विदेश मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं। यस, ये मैं मानता हूं कि शायद वो कदम अभी पूरी तरह से नहीं उठे, बट एक शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी। इससे पहले शायद हमने इतने कदम नहीं उठाए। जितने भी 2-3 कदम उठाए हैं, MNF स्टेटस वापस लिया गया है, आपने हाई कमिश्नर को हमने वापस बुलाया है और उनका इंपोर्ट ड्यूटी 200% बढ़ा दी गई है, ठीक है। और कुछ सेपरेटिस्ट जो उनके साथ लगातार मेल मिलाप में थे पाकिस्तान के साथ, उनके भी सिक्योरिटी बढ़ाएगी। ये कदम काफी पहले उठ जाने चाहिए थे, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो ये एक सोची समझी नीति के हिसाब से पाकिस्तान के साथ किस तरह डील होना है वो शुरू हो चुका है। यस, हम देशवासियों में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है कि हमारे इतने सारे जवान इतने कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए हैं, उनका हमें एक बदला जरूर लेना है। फौज अपने तरीके से, जो अभी कश्मीर में, वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से कि काफी आतंकवादियों को पकड़ा गया है, कुछ काफी को न्यूट्रलाइज किया गया है और मास्टरमाइंड्स के ऊपर पूरी तरह से इस वक्त शिकंजा जारी है। ऑपरेशन चल रहा है पिलगिम में और 2 मारे जा चुके हैं। बहुत दुख की बात है, उसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। वो कैसे हो गए वो बात की बात है, मगर उनको घेरे में लिया जा चुका है। बिल्कुल, मैं यही समझ। जनरल मलिक भी मेरे साथ है और विशंबर दयाल जी भी आ गए। सर, मैं विशंबर दयाल जी पहले आपसे, बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं? आज जो पुलवामा में इन 3-4 आतंकियों को घेर लिया हमने, ये वही हैं जो मास्टरमाइंड थे, जिसमें कामरान गाजी है, हिलाल है और एक और है। 3 दिन हुए अभी, 3 दिन के अंदर हमने ढूंढ निकाला इस मास्टरमाइंड को। देखिए, जहां तक इन तीनों की बात है, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देता हूं, आर्मी को बधाई देता हूं। वो बटालियन जिस ग्रिड में जहां से इन्होंने निकाला और जिस तरह से इन्होंने ऑपरेशन किया, राष्ट्रीय राइफल ने, मतलब आई विल नॉट नेम, जो किया है वो सराहनीय है। और जो भी कुछ इसमें उन्होंने कदम उठाए हैं, मैं सोचता हूं टैक्टिकल लेवल पे बहुत अच्छे कदम है और ये उम्मीद थी एक्चुअली। देखिए, ये ऑपरेशन जो है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये इन्होंने कहीं ऐसी जगह किया था, ये हमारी एक्टिव एरिया में किया था। एक एक्टिव एरिया में किया था, और जब आप एक्टिव एरिया में ऐसे इस किस्म की कार्रवाई करते हो
तो ऑलरेडी हमारे पास वहां ग्रिड है, ऑलरेडी हमारे पास वहां एक एरिया है जिसको हम जानते हैं, जिन लोगों की हमारे पास मैपिंग है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक टिप ऑफ द ये एक ऊपर की चीज है जिसको हटाने से जिस किस्म का उन्होंने हमारे पे घात हमला किया है, जिस तरह से हमारा नुकसान किया है, शुरुआत तो हर रोज थी। देखिए अगर यही चीज 22 तारीख को होती, यही चीज 15 तारीख को, मतलब शुरुआत तो है क्योंकि ऑपरेशंस हैं। देखिए मैं कहता हूं, मैं उसको भी इसी तरह लेता हूं कि ये इंसर्जेंसी है, एक बहुत वॉरफेयर है डिफरेंट डायमेंशंस की, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं और हमें सक्सेस मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं जो हमारा लॉस हुआ है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं उसी पे आ रहा हूं सर। मैं प्रधानमंत्री को 3-4 दिन से आप सुन रहे होंगे, वो गुस्से में लग रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि अब बातों का टाइम चला गया, अब एक्शन का टाइम आ गया है। प्रधानमंत्री जब इस देश का, हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र का, जो बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अब डिप्लोमेसी का, बातचीत का टाइम चला गया है और ये देश, हमारी सरकार, हमारी फौज अब एक्शन के मोड में आ गई। क्या विकल्प आप देख रहे हैं सर? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट से और जिस किस्म का देश में माहौल है, उससे एक चीज जरूर है कि देश जो है कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा बड़ा करेगा जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। देखिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि इस पीढ़ी को, इस वॉरफेयर को बंद करना पड़ेगा। इस कोई तरीका लगाओ, आप बातचीत का तरीका लगाओ, लड़ाई का तरीका लगाओ, बातचीत का बहुत नहीं कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आज तक नहीं निकला, नहीं बहुत लोग कह रहे हैं कुछ नहीं निकला सर बातचीत से, आज तक कुछ नहीं निकला। हमारी अगर सैनिकों से पूछोगे तो हम तो ये कहेंगे जब तक आप पाकिस्तान को बिल्कुल तोड़ नहीं दोगे, जब तक पाकिस्तान ये छोड़ेगा। हम उनके कैरेक्टर को समझते हैं, हम उनकी चालों को समझते हैं, हम उनके पूरे के पूरे, हमने उनको जो हमारी सेना है ना, जितना अध्ययन, हमारे ये 3 जनरल बैठे हैं, आप लोग सर बलबीर सर भी हैं लोग, जितने अगर आप 10 जनरल बुला लोगे तो वो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री गंदे। हम लोगों ने पाकिस्तान का रोजमर्रा के जिंदगी में उसका अध्ययन किया है, उसकी टैक्टिक्स का, उसके जनरल्स का, उसकी साइक का, उसके सोल्जर की ट्रेनिंग का। हम यही काम करके 37-40 साल हो गए, किसी को फौज में, किसी ने देश में ही काम नहीं किया है, ठीक है, सही बात। तो हम उसको समझते हैं। पाकिस्तान को खासकर देखिए, बहुत लोग होंगे, एनएसए होगा जो पूरी दुनिया की उसको समझता होगा, लेकिन अगर कल कहने लगो कि वो जो पिछले आर्मी कमांडर है नॉर्दर्न कमांड, या जो हमारे प्रेजेंट नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर, वो पाकिस्तान के बारे में उनसे ज्यादा उनकी होगी, मैं मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जीवन गया इसमें। बिल्कुल सही। तो उससे मुझे नहीं लगता कि जब तक आप पाकिस्तान को ठोस, और ठोस का मतलब यह है, देखिए आप कैसे लड़ना चाहते हो, किस किस्म की लड़ाई करना चाहते हो। मैं ठीक है, मैं इसी पे आ रहा हूं सर, एक सेकंड रुकिएगा। जनरल मलिक, मैं आपका कमेंट चाह रहा हूं सर। जनरल मलिक, हम यही पूछ रहे हैं, इस पापी पाकिस्तान का इलाज क्या है? क्या पिछली बार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक, ऑल आउट वॉर, मिसाइल अटैक, एयर स्ट्राइक्स? आपके जहन में, आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या प्लान आता है सर? हमारे मेरे से पहले जो 2 लोग बोल चुके हैं, वो कई हद तक सारी बातें उन्होंने सही कही। अभी सवाल है, आप जो कह रहे हैं कि जिससे उसको सबक मिले और ये दोबारा ये घटना ना हो। सबसे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सिर्फ उन ठिकानों को बर्बाद करती है, और जो कि किया 2016 में, जहां से कि आतंकवादी अंदर आते हैं। उससे पाकिस्तान की काबिलियत या पाकिस्तान की फौज पर कोई ऐसा दबाव नहीं पड़ता जिससे वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। तो मतलब कि अभी जो हरकत हमें करनी है, अभी जो कार्रवाई हमें करनी है, उससे पाकिस्तान की आर्मी को दुख पहुंचना चाहिए, उसको संकट में पहुंचना चाहिए, और साथ ही पाकिस्तान को यह महसूस करना चाहिए कि अगर हम दोबारा आतंकवादी गतिविधियों को साथ देंगे तो हमें यह नुकसान महंगा पड़ेगा, और वो महंगाई दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपने जो कहा एयर स्ट्राइक वाली बात, इसके बारे में अखबारों में लगातार आ रहा है। ये एक विकल्प है, लेकिन इसके साथ में है कि एक एस्केलेशन, यानी कि
उधर से भी कार्रवाई हो सकती है, वो कहां तक पहुंचेगी। लेकिन इनके अलावा एक नया विकल्प है जो कि आपके चैनल पे मैंने पहले ही दिन कहा था, वो है पानी को बंद करना। सिंधु नदी का और सतलज का, रवि का, चिनाब का, झेलम का, इन सब का पानी भारत से पाकिस्तान जाता है। और अभी तक हम टीटी को, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसको बखूबी निभाते रहे, चाहे वो 1948 हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो। हमें कभी उसमें कोई अपनी तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कहे कि भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बरखिलाफ काम किया है। लेकिन अभी पूरी दुनिया में माहौल दूसरी किस्म का है। एक महाशक्ति यानी कि अमेरिका अभी अंतर्राष्ट्रीय दो समझौते से पीछे हट गया है, यानी कि इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के समझौते से वो रशिया से पीछे हट गया, और अभी एनवायरमेंट के ऊपर जो ट्रीटी हुई है उससे वो पीछे हट गया है, पेरिस ट्रीटीज के कहा जाता है। तो अभी समय आ गया हमें कि सिंधु नदी का जो समझौता है, ठीक है, इसको हम तोड़ दें। और इसको हमने कोई ठेका नहीं लिया कि हम ही दो बड़ी दिलचस्प बातें आपने कही जनरल मलिक, एकदम असल आपने दो बड़ी दिलचस्प बातें कही हैं असर जी। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, जरा वो भी समझ लें। तीन जनरल न्यूज 24 पर हैं हमारे साथ आज, फौज से रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं। जनरल मलिक कह रहे हैं, दो अहम बातें कह रहे हैं। एक, सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाने से पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। अब जबकि बात इतनी आगे बढ़ गई है तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान हो और वो दोबारा भारत में आतंकवाद को निर्यात करने से पहले दो बार सोचे। और दूसरा, जनरल मलिक कह रहे हैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत के साथ खड़ी है, ऐसे में सिंधु नदी का समझौता तोड़ देना चाहिए। राजेश आर्य, मानक सर विकल्पों पे मैं बात करना चाह रहा हूं। मैं विकल्पों पे बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल जनरल मलिक से सहमत हूं, बट वो एक विकल्प है। इस वक्त जो जरूरत है वो पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने की जरूरत है, और इस वक्त जो जरूरत है, जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद को सपोर्ट देने वाली सोच है, उस सोच को तोड़ने की वो जरूरत कैसे सर? इसलिए जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाना है, वो इतना जबरदस्त नुकसान होना चाहिए कि वो मजबूर हो जाए अपने आप को उस सोच से दूर करने के लिए, और वहां की सिविल सोसाइटी, वहां की आम जनता भी खड़ी हो जाए उनके खिलाफ। इसलिए मैं बिल्कुल सहमत हूं जनरल मलिक से कि लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अजहर को उठाने से, निकालने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमको अपने आर्थिक, अपने सामाजिक, अपने कल्चरल और अपनी मिलिट्री पावर को मिला के कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरे ऑल आउट युद्ध कर दो, आजकल वो जमाना खत्म हो गया जब कन्वेंशनल वॉर होती थी। उससे कोई विकल्प आज तक पिछले 50 साल में, चाहे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई विकल्प नहीं निकलता है। उसमें सिर्फ बेजान लोगों की काफी जाने जाती हैं, फौजों की भी जाने जाती हैं, वो विकल्प नहीं निकलता है। विकल्प के रास्ते हैं, विकल्प के रास्ते हैं, यस। उसके बाद अगर कोई ताकत उस विकल्प को, कन्वेंशनल युद्ध को अपनाना चाहती है, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, और आई थिंक उसमें हमारी सेनाएं सक्षम है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन जैसे जैसे भारत सरकार, हमारी आर्मी, हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकवाद का खात्मा करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तीन जनरल न्यूज 24 पर आपको यह समझा रहे हैं कि भारत के सामने विकल्प क्या है। तीन जनरल आपको बता रहे हैं न्यूज 24 पर कि आखिर पापी पाकिस्तान का इलाज क्या है। ब्रेक से पहले आपने सुना विशंबर दयाल जी, राजेश आर्य जी और जनरल मलिक ने आपको बताया कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और सबक सिखाने का मतलब, विशंबर दयाल जी, मैं तो लगातार 2-3 दिन से यही कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे बार बार लिख रहा हूं कि हम जब बदला बदला कहते हैं, इसका मकसद बदला लेना नहीं है। हम शांतिप्रिय मुल्क है, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान से बदला इसलिए लिया जाए ताकि वो दोबारा ये ना करे। 30 साल से जो कर रहा है उसको रोकना हमारा मकसद है। हमारा मकसद कोई ईगो अपनी शांत करना नहीं है कि हमने बदला ले लिया। तो ऐसी कार्रवाई क्या हो जिससे वो दोबारा से हिंदुस्तान में जो लगातार 30 साल से आतंकवादियों को भेज रहा है, उनको पाल रहा है, हमारा खून बहा रहा है, वो बंद करे। देखिए, मैं दो चीज बहुत स्पष्ट कहता हूं, या तो सारा भारत कहे
कि जो पीओके है ना वो पाकिस्तान का, उसको छोड़ दो और सारा भारत कहे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हो रहा है वो हमारा आंदरूनी मामला, हमारे लोग कर रहे हैं। और अगर सारा भारत ये कहता है कि पीओके हमारा है, 90% लोग कहते हैं पीओके हमारा है, कुछ लोग हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कहते हो, जो कहते हैं पीओके हमारा भी, पीओके भी हमारा है और अटूट अंग है, जम्मू एंड कश्मीर रियासत का हिस्सा था और भारत का नेचुरल वो है एक्सेशन डॉक्यूमेंट के बाद। दूसरा, सब कहते हैं, हर पॉलिटिशियन कहता है, पार्लियामेंटेरियन कहता है, हर प्राइम मिनिस्टर कहता है, हर होम मिनिस्टर कहता है, हर डिफेंस मिनिस्टर कि ये उग्रवाद जो है पाकिस्तान करवा रहा है 30 साल से, और हम लोग तो कह ही रहे हैं। जब सब कुछ पाकिस्तान करा रहा है और वो एक लड़ाई है, तो आप मानो कि एक लड़ाई है, लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ो, लड़ाई की तरह लड़ो। अब आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं हम उस पर एयर अटैक कर देंगे, हम उस पर मिसाइल अटैक कर देंगे। जिस दिन आप मिसाइल अटैक करोगे, उसके पास भी आपने इराक ईरान वॉर देखी थी, उन दोनों के पास पुराने जमाने की मिसाइलें थी, एक दूसरे पे दागते रहे और सरप्राइज उसमें सिविलियन पॉपुलेशन दोनों तरफ घायल होती रही, 7-8 साल तक चलते रहे, थक के बैठ गए। हम भारतवर्ष को मेरे हिसाब से किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व, मैं नहीं चाहता कि भारतवर्ष एक प्रोग्रेसिव कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, एक कंट्री जिसका हमारी अगली जनरेशन का फ्यूचर डिफरेंट हो और जो ब्लीड ना हो, और जो कैपेबिलिटी है देश की, हमारे पास इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं, पर जो कैपेबिलिटी है उभर के आए दुनिया में हम लीड करें। सुनने में आपकी बात अच्छी लग रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसका तरीका इनसे नहीं है। उसका तरीका है वंस फॉर ऑल, प्रिपेयर योर ग्राउंड, अरेस्ट ऑल द हुर्रियत लीडर्स, सिक्योरिटी विड्रॉन का कोई मीनिंग नहीं है, अरेस्ट ओवरग्राउंड वर्कर्स, ब्रेक द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट 1 month और सो, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग जो ढांचा है, जो टेररिज्म का ढांचा, टेररिस्ट को देखेंगे, टेररिज्म के ढांचे को तोड़ो, मोबिलाइज योरसेल्फ, गिव अल्टीमेटम टू इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड देन टेक ऑन पाकिस्तान, प्रिपेयर फॉर एन ऑल आउट वॉर। ऑल आउट कितने दिन की? जितने दिन में आप उसको तोड़ सकते हो। आप कह रहे हैं 7-8 साल की लड़ाई हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नहीं, आपकी पाकिस्तान कर पाएगा। क्यों आपने, देखिए मेरा मानना यह है, पाकिस्तान के पास 10 दिन से लड़ाई करने की काबिलियत ज्यादा है नहीं, मेरा मानना है। फिर 10 बार तो उतने में वो टूट जाएगा। आप क्रिटिकल टारगेट्स पे अटैक कीजिएगा, आपका लॉस होगा, बट यू आर प्रिपेयर्ड, योर पॉपुलेशन इज प्रिपेयर्ड, आप पूरा नेशन प्रिपेयर्ड हो। जो ये मिसाइल वॉर, एयर अटैक वॉर, ये ब्लफ कॉल करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मिसाइल, एब्सोल्युटली, पहले न्यूट्रलाइज करो ना, पहले उसी पे जाओ ना, पहले आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखिए। अगर या तो बोलो मत हम मजबूत है, बोलो हम बराबर, बहुत बढ़िया। विशंबर दयाल जी कह रहे हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करना पड़ेगा, 10 दिन से ज्यादा ताकत नहीं है पाकिस्तान में परंपरागत युद्ध करने की, इसीलिए ये ब्लफ पाकिस्तान का कॉल करना पड़ेगा। छोटा सा तो न्यूज 24 पर 3 रिटायर्ड जनरल जो फौज से रिटायर होने के बाद लगातार भारत पाकिस्तान रिश्तों को ट्रैक कर रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज क्या है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ब्रेक से पहले विशंबर दयाल बता रहे थे, आप बता रहे थे सर, कि 10 दिन से ज्यादा लड़ाई लड़ने की हिम्मत या काबिलियत पाकिस्तान में नहीं है। ये पाकिस्तान जो अभी कर रहा है, ये पाकिस्तान अगले 100 साल करेगा अगर आप उसका इलाज नहीं करोगे। प्रॉक्सी वॉर लड़ सकता है, प्रॉक्सी वॉर लड़ सकता है। दूसरा, अगर आप ये मिसाइल फायर करोगे, तो मैंने बताया ना, एग्जांपल दिया, इराक ईरान की वॉर पढ़िएगा और आप समझ जाएंगे। आप कार्रवाई शुरू हमको क्या सूट करता है? देखिए, मैं समझता हूं देश का बहुत नुकसान होगा। मैं ऐसे बेवकूफ की तरह बात नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। देखिए, आप ठीक से प्रिपेयर कीजिए, और जब आप मोबिलाइज करेंगे और मोबिलाइज करके जब आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, मैं समझता हूं पहले 5-6 दिन में ही पाकिस्तान जो है, देखिए 1971 में भी पाकिस्तान जो है, जैसे ही आप ईस्ट बांग्लादेश के अंदर जैसे ही आप घुस गए थे, पाकिस्तान का मोराल, पाकिस्तान की फोर्सेस, जहां भारत एग्रेसिव रहा है, पाकिस्तान की फोर्सेस, जहां 2 टैंक जलते हैं पूरी रेजिमेंट चली जाती है। वो पिक्चर आप सबने देखी होगी डेजर्ट की। जिस दिन आप एग्रेसिव हो जाओगे, पाकिस्तान बिल में घुस जाएगा। पाकिस्तान को पता है कि आप अब ब्लेम गेम पे लगे रहोगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अब आप तो रोज कह रहे हैं कि देख लेंगे क्या भाई, आपने किया है कुछ नहीं। भाई आपके यहां एक बच्चा, एक आपके यहां जो लोग हैं वो कह देते हैं जी ये बच्चे हैं, ये मिसगाइडेड है। ये आप एक होके बोलिए ये टेररिज्म है, पाकिस्तान से स्प्रेड है, पाकिस्तान ट्रेन करता है, प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है, एम्युनिशन देता है, उनका पूरा वो स्पॉन्सरर्स है और उनके यहां पे लोग हैं। जब आप एक भाषा में बोलोगे सब ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन आपने जो बात कही मैं उसी को आगे ले जा रहा हूं। राजेश आर्या, विशंबर दयाल साहब कह रहे हैं 10 दिन की लड़ाई
पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ी लड़ाई होती है तो अफोर्ड कर सकता है, वो उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे में हमारा प्लान क्या होगा या होना चाहिए? मैं थोड़ा सा अलग से सोचता हूं। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो कन्वेंशनल युद्ध का जो जमाना है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। कन्वेंशनल युद्ध आज कहीं सक्सेस नहीं होता है, और उसमें जो नुकसान है, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, चाहे वो जान माल का नुकसान हो, चाहे वो कोलेटरल डैमेज हो पब्लिक का, वो बहुत ज्यादा है और वो कोई भी समझदार देश एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये हम सीख चुके हैं। पिछले 50 सालों में 2-3 युद्ध हुए हैं विश्व के अंदर, जिसमें आपने देखा होगा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज यूएस विड्रॉ कर रहा है अफगानिस्तान से, ठीक है, इराक का। तो कन्वेंशनल वॉर या परंपरागत युद्ध रास्ता नहीं है आपके हिसाब से? कन्वेंशनल वॉर इस देखिए, मगर हम ये नहीं कह सकते, कुछ देशों के अंदर अभी भी पुरानी सोच है। ठीक है, शायद अगर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो हमारे ऊपर युद्ध छेड़ सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और हमारी सेनाएं तैयार है। ठीक है। मगर हमारी टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस है, आप पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की पूरी बिजली बंद कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर सकते हैं। यह ताकत हमारे पास है। ओके। पाकिस्तान के पास 7 दिन से ज्यादा खाना नहीं है, आप पाकिस्तान को ब्लॉकेट करके उनको भूखा मार सकते हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान को 2 तरीकों से बर्बाद करने की जरूरत है। एक, पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ने की जरूरत है, जिसमें हम सक्षम हैं। ठीक है, क्योंकि पर वो कन्वेंशनल वॉर से नहीं, उसको ड्रॉ करोगे ना, उसको ड्रॉ नहीं करोगे उसको जब कैसे वो ड्रॉ हो गए। आज पूरी पाकिस्तान आर्मी हिंदुस्तान के बॉर्डर पे लग गई है, उनकी जान सूखी हुई है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप 15 दिन पाकिस्तान की फौज को बॉर्डर पे रखो, थक जाएंगे, खाना पीना बंद हो जाएगा। ओके, थक जाएंगे, खर्चा नहीं मिलेगा, टूट जाएंगे। ठोको, उसके बाद जब ही टूटेंगे ना। नहीं ठोकेंगे जब वो कमजोर हो जाएंगे। आज कमजोर नहीं है, 10 दिन के बाद। मगर जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करने की सोच है, जहां पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप फल रहे हैं, फूल रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम है, उस सोच को तोड़ना है। आज आप देखिए, अमेरिका सोच तो अपने आप टूटेगी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ सख्ती नहीं कर रहा क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान पर सख्ती दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। पहले से सख्त हुआ है, बात कर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बना ही नहीं सकता पाकिस्तान के बिना। इसलिए अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान। ठीक है, तालिबान पाकिस्तान है। तालिबान क्या है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन आपने जो बात कही है, पाकिस्तान में आतंकवाद के प्रति जो साइलेंट सपोर्ट है, या जो डर के मारे नहीं बोलते हैं, उनको बुलवाना है, उनको खड़ा करना है। उनका बुलवाना ऐसे ही होगा ना सर। उनका बुलवाना तब होगा जब उनके देश पर संकट के बादल आएंगे, जब उनकी इकोनॉमी पर, उनकी आम जनजीवन पर, उनकी आर्मी पर संकट के बादल आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं उनका मेल मिलाप, कम्युनिकेशन पूरा बंद हो सकता है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास नहीं है। आप उनका खाना पानी बंद कर सकते हैं, आप उनका बाहर निकलना बंद कर सकते हैं। ठीक है, हां, जो विशंबर, हमें पूरे इस विकल्प के लिए तैयार रहना है कि जब पाकिस्तान कहते हैं ना, व्हेन ही इज बैक टू द वॉल, तब वो हमें क्योंकि जनता का विश्वास उनकी सेना से उठेगा। वो उठाना है। आज पाकिस्तानी सेना ने अपने पूरे देश को एक भ्रम में रखा हुआ है कि जब तक आपकी सेना मजबूत है, आपका कुछ नहीं हो सकता। जनता का विश्वास तोड़ना है। सर एक बात बताएं, वैसे जनरल मलिक आप भी इस पर बोलिएगा। पाकिस्तान में गाहे बगाहे कुछ एक ऐसी आवाजें उठने लगती हैं, आतंकवाद जो पाकिस्तान पालता है उसके खिलाफ, लेकिन वो बेचारी फिर बंद हो जाती हैं। 2, 4, 10 आवाजें हम इधर उधर सुनते हैं, उसके बाद वो चुपचाप सो जाते हैं, या डर के मारे चुप हो जाते हैं, या चुप करा दिए जाते हैं। इन आवाजों को कैसे बुलंद किया जाए? क्या यह भी हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए? यस। देखिए, आपके जो पहले 2 वक्ता थे, वो शायद उम्र में काफी मेरे से कम होंगे। मैं 1962 में मेरा कमीशन हुआ था, और 1962 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, और आखिर में कारगिल की लड़ाई। उसके बाद में रिटायर हुआ। मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी इन सब लड़ाइयों से गुजरा हो। तो लड़ाई की जो बात है, उसको इतनी आसानी से टेलीविजन चैनल पर नहीं कहा जाता। मुझे बखूबी याद है 1971 की लड़ाई में क्या तैयारियां थी, कितना समय लगा, और कितना नुकसान, वो सबको पता है। और उसमें एक महाशक्ति,
यानी कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई और उसने अपना समुद्री बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। अभी हमें पता है कि दूसरी महाशक्ति उसके कितने साथ है और वो उसके कितने काम आ रहा है, और अफगानिस्तान में अमेरिका के कितने काम पाकिस्तान आ रहा है, यानी कि दोनों महाशक्तियों से उसका कोई न कोई कनेक्शन है। ये बातें हमें जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। वो इस पर विचार करेंगे कि अगर युद्ध का समय आता है और युद्ध की अगर संभावनाएं बनती है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, कहां करनी है। ये प्रधानमंत्री ने भी अपनी भाषण में कहा है और बिल्कुल सही कहा है। कहां, कब, किधर, किस तरह, ये सब जो सेना के अभी अध्यक्ष हैं, वायुसेना के अध्यक्ष हैं, नौसेना के अध्यक्ष हैं, इन सब के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक संगठन है, वो इन सब बातों की तैयारी करता है और उन सब बातों पर विचार करता है। ये टेलीविजन पे बात करने की नहीं है, वो एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ये वाली बातें शोभा नहीं देती। अभी सवाल आता है कि हमें अभी के लिए क्या करना चाहिए। अभी के लिए हमारे सामने जो विकल्प है, जो सामने आए हैं, ऐसे जिससे कि एस्केलेशन को हम कंट्रोल में रखें, ना कि हमारे हाथ से निकल जाए। घटनाएं हमें नहीं चाहिए ऐसी जो कि हमें मजबूर कर दें कि वो काम करने के लिए जिसके लिए कि हम तैयार ना हो। हमें 1962 नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि बाकी विकल्प जो है, क्या हमने वो सब देख लिए हैं। एक विकल्प पानी का मैंने बताया, दूसरा विकल्प है FATF का, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में शुरू हुई थी। ये सिर्फ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो ना हो, उसके बाद में इसके अंदर जोड़ दिया टेररिस्ट फंडिंग। पाकिस्तान 2 बार इसमें वार्निंग खा चुका है उनसे, और अभी 2016 में उसको बहाल किया गया कि हाँ आप कुछ एक्शन ले रहे हैं। ये 2016 की बात है, कोई लंबी बात नहीं है। अभी जो डोजर तैयार किया जा रहा है, और जब वो FATF के पास में जाएगा और वो इस बात पर विचार करेंगे, तो पाकिस्तान की जो आर्थिक अवस्था है वो सबको मालूम है। उसको कहीं से भी कोई धन नहीं मिलने वाला। उसका एक ही विकल्प रह जाएगा, वो है चाइना। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हमारे यहाँ आए हैं, वो कुछ धन दे के आए हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, आप अगर ये समझे कि सर 20 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है सऊदी अरब ने पाकिस्तान में। 20 बिलियन डॉलर, 20 अरब डॉलर। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा, अलग थलग। तो ये जो बातें हैं, हमें थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। ईरान जो कि सऊदी अरेबिया के साथ में और उसके जो ताल्लुकात हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं और ना हो सकते हैं, क्योंकि एक शिया देश है, एक सुन्नी देश है। पाकिस्तान में भी सुन्नियों की संख्या शियाओं से ज्यादा है। तो इस हालत में जो अभी नुकसान ईरान के अंदर हुआ है, और उसका इशारा है पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं कि उनकी वजह से उनके जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उनके 27 आदमी मारे गए और उन्होंने वार्निंग दी है। तो आप जरा सोचें, एक साइड में ईरान, उसके यहां नुकसान हुआ है उनके फौज का, एक साइड में भारत, उनको नुकसान हुआ है उनके फौजियों का, और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, उसको पता है कि पाकिस्तान दोबारा से तालिबान को वहां पर लाना चाहता है। तो हालात बिल्कुल हमारे फेवर में है, लेकिन वो हमें देखना चाहिए कि सिलसिलेवार जाए, ना कि हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है सर। मौका मिले, नहीं बिल्कुल ठीक है सर, किसी न किसी और बिल्कुल ठीक है। जब दुश्मन को 3 देश एक साथ मिलकर घेर सकते हैं, तीनों पाकिस्तान के आतंकवाद के पीड़ित हैं, तो फिर वो स्ट्रेटेजी भी अच्छी। लेकिन आप कुछ असहमत लग रहे थे।
नहीं, देखिए जनरल साहब की बात से। देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सीनियर है, मुझे पहले से मालूम है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं सर, ये तो पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मेरा एक ओपिनियन है, अपनी राय है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल लड़ाई कर दो, आज कर दो, परसों कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और मैं ये समझता हूं तैयारी करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा 2-3 चीजें जो मैं सबसे बिल्कुल डिफर करता हूं। देखिए, इकोनॉमिकली या जिस तरह से हम सोच रहे हैं पाकिस्तान को किसी तरह आइसोलेट कर दें, वो बहुत कोशिश हो चुकी है, बिल्कुल सही है। नहीं। हाँ। और मैं ये कहता हूं क्योंकि इस पूरी स्पॉन्सरशिप के पीछे एक बड़ा स्पॉन्सरर चाइना है, तो चाइना की उसको डायरेक्ट सपोर्ट है, जहां तक फाइनेंशियल, जहां तक की सारी उसकी सपोर्ट है। दूसरा मैं ये कहता हूं कि अमेरिका और चाइना, आज दुनिया में हर देश अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए और वहां जो पाकिस्तान, जो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान में आया और अफगानिस्तान में उलझ गया, इराक में आया, इराक में उलझ गया। भारत ये नहीं कर सकता। हम श्रीलंका में सीख चुके हैं। अगर ऐसा हम बर्दाश्त कर सकते तो हम अपने ऑलरेडी उलझे हुए हैं। हम तो जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 30 साल से उसी में तो फंसे हुए हैं। पूरी सेना 30% 30 to 35% ट्रूप्स वहीं तो उलझे हुए, हमारे सीआरपीएफ के, पूरा हमारा बजट वहीं तो जा रहा है। तो जब तक आप ये विकल्प सारे, अब मैं पानी पे आता हूं सर, मैं चाहता हूं सब पानी का पूरा करें, लेकिन मैं एक नदी की पूरी स्टडी की है, चनाब की। आप होल्ड कर लीजिए, उसके बाद आपने क्या सिस्टम बनाए हैं कि उस पानी को आप डाइवर्ट करके अपने यहां यूज कर लें? नहीं है। जब आपके पास सिस्टम नहीं है, कल बारिश आएगी सर, कागज पे प्लान नहीं है, वो ओवरफ्लो करेगा, बहुत इश्यूज हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मेरा सिंपल मानना ये है कि आप, और ये एक बहुत बड़ा हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल गलत हूं, मैं बिल्कुल गलत हूं, क्योंकि मैं यही 5 साल बाद देखूंगा, हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो बच्चे हमारे फौज में, वो यही लड़ेंगे, ये 10 साल बाद भी यही कर रहे होंगे और यही होगा, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ होते हुए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। न्यू इंडिया किस बात का हुआ? कोई न्यू इंडिया नहीं, मैं ये सब डायलॉग्स हैं और ड्रामे और पॉलिटिक्स है। इतना बड़ा अटैक भी झेल जाएंगे साहब? मैं एक मिनट, मेरा जो अपना विचार है, मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी ऑड मैन आउट, मेरा अपना विचार सिंपल है। आज के दिन इंटरनेशनल ऑर्डर बिल्कुल वीक है, कोई यूएन की भी ये 50 सन उनकी यूएन नहीं है। अमेरिका खुद बहुत अपने उनमें बिल्कुल, अमेरिकन ओन प्रेसिडेंट इज ऑन सच ए स्टिकी ग्राउंड इन हिज ओन कंट्री। चाइना जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन चाइना भी ओपनली पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता। अगर आप ये सब मानते हो तो आपको एक एग्रेसिव पोस्चर के तहत उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, उसको एंगेज करना पड़ेगा, और उसमें उसकी वीकनेस आएगी। दो भाई जितना पैसा देने हो, आपकी इकोनॉमी, आपको लॉस होगा, लाइफ लॉस होंगे। 71 में लॉसेज हुए, 62 में लॉसेज हुए, और 71 में मैं सिर्फ आपको बताना, एक मिनट, 71 में 15 साल तक भुट्टो 15 साल तक, वो तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया उसने, नहीं 7-8 साल तक बिल्कुल पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं थी। वो भुट्टो न्यूक्लियर उस पे भूखे रहेंगे, उस पे मार्च कर गया। उस टाइम पूरे पाकिस्तान की साइकी थी। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन ये 3 जनरल हमारे साथ बने हुए हैं, आपको समझा रहे हैं, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, आप भी जगह जगह सुन रहे होंगे, क्या युद्ध होने वाला है, भारत को अब क्या करना चाहिए। आपके मन में दुख भी है पुलवामा का, गुस्सा भी है, क्या भारत के सामने विकल्प है, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा है राजेश आर्या जी, आपके हिसाब से, आप विशंबर दयाल जी जो कह रहे हैं आप सहमत हैं? देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसके लिए हमको एक राजनीतिक एका और राजनीतिक सोच, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की सोच के मुताबिक है, उसको एक होना पड़ेगा। अगर सोच एक हो जाती, हमने कितने मौके गवा दिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के, हमने पार्लियामेंट अटैक के बाद मौका गवाया। इसी पे आ रहा था सर, इतने बड़े बड़े हमले हम झेल गए, 30 साल से हम झेल ही रहे हैं। हमारी सोच है आज तक क्यों नहीं? हमारा देश गांधी का है, तो शांति प्रिय कब तक? गांधी जी ने सारी जिंदगी देश को आजाद लगाने में लगा दी, और जैसे ही देश आजाद हुआ अगले साल उनकी हत्या कर दी गई। तो ये हमारी एक साइकोलॉजी में है। ये आज का युवा है आप जैसा, जो कहता कि अभी मारो, मगर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी सोच बनी हुई है, वो एक
अनफॉर्चुनेटली एक शांति प्रिय सोच है और जिसके लिए आई थिंक बहुत अच्छी सोच है, जिसके लिए हमें पूरे विश्व में बहुत इज्जत है। मगर हमने मौके गंवाए हैं, हमने मौके गंवाए हैं पार्लियामेंट अटैक के बाद, हमने मौके गंवाए हैं बॉम्बे अटैक के बाद, हमने मौके गंवाए हैं उड़ी अटैक के बाद। हम अभी भी, मैं समझता हूं, एक कन्वेंशनल युद्ध हम इस वक्त, इस आज के माहौल में, आज के जमाने में, आज की टेक्नोलॉजी में एक आउटडेटेड कंसेप्ट है, एक आउटडेटेड कंसेप्ट है। बहुत, जैसे मलिक साहब ने बताया, जनरल मलिक ने बताया, मैं उनसे पूरी तरह एग्री करता हूं। क्या विकल्प होने चाहिए वो हम यहां नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है, लोग बैठे हैं, वो डिसाइड ठीक है। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा फिर से। जनरल मलिक, ब्रेक के बाद आपके पास भी आ रहा हूं। 3 जनरल न्यूज 24 पर, तीनों में मतभेद भी हैं, तीनों में एका भी है कुछ बातों पर, लेकिन देखिए कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। साथ ही आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि भारत क्या करे क्या ना करे जो हमारे हित में भी हो, और पाकिस्तान से आतंकवाद जो हिंदुस्तान में आ रहा है उस पर लगाम भी लगे। छोटा सा ब्रेक ले लें। के 3 जनरलों के साथ हमारी चर्चा जारी है। पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जा सकता है, इसी पर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं भारत के सामने विकल्प क्या है। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, पुलवामा एनकाउंटर के बाद अब सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के साथ हुए इस एनकाउंटर में साउथ कश्मीर पुलिस के डीआईजी अमित कुमार को भी गोली लगी है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। जबकि आज सुबह सुबह बुरी खबर उस समय आई थी जब एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। आसिफ सुहाफ और जानकारी दे रहे हैं। आसिफ, हमारी तरफ नुकसान काफी हो रहा है आसिफ, लेकिन उधर हमने सुना 2 आतंकी मारे गए, एक फंसा हुआ था, तीसरे आतंकी का क्या हुआ? देखिए, तीसरे मिलिटेंट के खिलाफ जारी फायरिंग के दौरान ही यहाँ पर एक डीआईजी को, जो दक्षिणी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस का डीआईजी है, उसको गोली लगी है। हालांकि उसकी टांग में गोली है और हालत स्थिर बताई जा रही है। और साथ ही साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन को भी यहाँ पर गोली लगी है। सभी घायलों को इवैक्यूएट किया गया है श्रीनगर के 92 आर्मी बेस हॉस्पिटल। और इस बीच यहाँ पे कम से कम 2 से 3 घरों में आग भी लग गई है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही थी। कई बड़े धमाके भी इसी के साथ हुए और माना जा रहा है कि शायद जो तीसरा मिलिटेंट था वो मर गया होगा, लेकिन अभी तक भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। ऑपरेशन यहां पर अभी भी लगातार जारी है। जी मानक। बिल्कुल आसिफ, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है मेरे साथ यहाँ 3 जनरल बैठे हैं फौज से रिटायर्ड। इस तरह के कई ऑपरेशन इन लोगों ने देखे हैं, चलाए भी हैं, लेकिन आपको क्या खबर मिल रही है? हमारी तरफ इतना नुकसान कैसे हो गया? देखिए मानक, ये जो पाकिस्तानी मिलिटेंट थे जो शुरुआत में यहाँ पर सेना को कैजुअलिटी हुई, उन्होंने उस टाइम अंधेरे का फायदा उठा लिया था। अंधेरे में जैसे ही फोर्सेस उस जगह पर पहुंची, उस घर के पास पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो उन्होंने बिना कोई देर किए हुए अंधाधुंध ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और वहां से भागने में भी एकदम फरार हो गए। उसी दौरान यहाँ पर सेना के 4 एक अफसर सहित जवानों को गोली लगी। बाद में वो हॉस्पिटल में शहीद हो गए। और उसके बाद हालांकि फोर्सेस ने दोबारा से चेंज किया मिलिटेंटों को और पास में ही कुछ घरों के पास उन्हें घेर लिया। उसके बाद ये मुठभेड़ चलती रही, लेकिन क्योंकि डेंस्ड इलाका है, थोड़े घर आसपास में मौजूद है और जो मिलिटेंट, दूसरे बचे हुए मिलिटेंट जो थे, वो लगातार 3 डायरेक्शन पे फोर्सेस पे फायर कर रहे थे। हालांकि फोर्सेस ने शुरुआत में काफी एहतियात के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और करीब 8 घंटे की मुठभेड़ के बाद 2 मिलिटेंटों को कामरान सहित मार गिराया। लेकिन तीसरे मिलिटेंट को मार गिराने की प्रक्रिया में यहाँ पर और अब घायल हो गए हैं सेना और पुलिस के बड़े अफसर। माना जा रहा है कि जो मिलिटेंट था वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और जिस प्रकार से आग घरों में लग गई, उसी बीच फायरिंग इतनी ज्यादा हो गई कि ये यहाँ पर सेना और पुलिस के अफसर, डीआईजी समेत घायल हो गए। बहुत शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए। राजेश आर्य, इस तरह के ऑपरेशन कितने मुश्किल हो जाते हैं? जो खबर आपके रिपोर्टर से अभी आई है, अब इसको समझने की जरूरत है। जी, सेना का जो ऑपरेशन होता है और पिछले कुछ सालों से होता है, वो बहुत एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। ठीक है, कि उनका एक बड़ा लेट डाउन तरीका है, स्पेसिफिक इनपुट आया है, यहां पे है, और उसके बाद उस एरिया को कॉर्डन किया जाता है, कॉर्डन को क्लोज किया जाता है और स्पेसिफिक टारगेट। अगर अब देखिए, कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना अपनी सर्विस में एक डीआईजी किसी ऑपरेशन में जाता है, वो दूर से उसको सुपरवाइज कर रहा है। मगर क्योंकि सेना एक बहुत सुलझे हुए तरीके से ऑपरेशन करती है ताकि कम से कम कोलेटरल डैमेज हुए, इसमें क्या हुआ है कि जब सेना कॉर्डन कर रही थी, उसको ये मिलिटेंट रात के अंधेरे में बाकी घरों में घुस गए। मेरा सवाल यह है कि क्या वो जब घरों में घुसे तो क्या घर वालों ने उनको शायद क्यों दी?
ठीक है, ये जो आज 3 अफसर अभी अब रिपोर्ट आई है घायल हुए हैं, ये उससे घायल हुए जो मिलिटेंट कॉर्डन के बाहर निकल गए थे और दूसरे घरों में घुसे हुए थे, उन्होंने ऑपरेशन के बीच में पीछे खड़े हुए फौजियों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। ये एक तरीका है ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने का, टेररिस्ट की एक तकनीक है। जब तक इसमें क्या दिखता है, इसमें हमारी सी थोड़ी सी एग्रेसिवनेस, थोड़ी सी हमारे कम, अगर ये सेना की साइक बनी होती जो 2010, 11, 12 में शुरू हुई थी कि जाओ पूरे गांव को घेरो और एक एक गांव को पूरा खाली कराओ और फिर उसके ऊपर सर्च करो, तो आज शायद ये 3-4 हमारे अफसर घायल नहीं होते। लेकिन टारगेट तो प्राइस टारगेट मिला है सर, टारगेट तो मिल गया, टारगेट तो वो मिल गया हमको, मास्टरमाइंड मिला पुलवामा का। 4 शहीद 3 घायल अपने जवान, 4 शहीद 3 घायल। यानी कि आप जो कह रहे हैं इसका मतलब अगर हम ऑपरेशन ऑल आउट पड़ेगा, हमें अग्रेसिव होना होगा और उस कोलेटरल डैमेज होगा, पब्लिक को नुकसान होगा, पब्लिक को तकलीफ होगी, वो सहनी पड़ेगी कश्मीर में। लेकिन जैसा आपने कहा, हो सकता है कुछ घरों ने उनको शह दी हो, तो और जगह ऐसा नहीं होगा और उसी कारण से ना, और जगह ऐसा नहीं होगा, उन घरों को शायद आग लगी। नहीं, और जगह ऐसा नहीं होगा क्या? जनरल मलिक कुछ कह रहे हैं। हाँ, जनरल मलिक कुछ कह रहे हैं। जनरल मलिक, हम अपना ओपिनियन भी देंगे। मालिक, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जो ये डिस्कशन चल रहा है, लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए कि हमारे यहां राजनीति रक्षा नीति के ऊपर हावी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से। जब बात आती है कश्मीर की, उस टाइम पर महबूबा मुफ्ती बयान देती है कि हमें हीलिंग टच देना चाहिए। जो पथराव करते हैं, जो भीड़ ऑपरेशंस में दखल डालते हैं, उस भीड़ को कुछ नुकसान नहीं हो सकता। छर्रे वाले जब फायरिंग शुरू हुई थी, कहता है कि ये छर्रे वाले जो फायरिंग है ये नहीं होनी चाहिए, इससे जनता का नुकसान हो रहा है। जनता पथराव करती है, उसके कुछ लड़कों को पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर होती है, एफआईआर वापस ले ली जाती है। फौज के आदमी वहां पर हरकत करते हैं, एक अफसर के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। पहली बार भारत के इतिहास में अफसर के खिलाफ सर्विंग सोल्जर्स कोर्ट में जाते हैं। ये क्या दिखाता है कि राजनीति जो है वो हर किस्म से सुरक्षा नीति पर हावी है। आप उन लोगों का सोचिए जो कि इस टाइम पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं। सर, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं सेना को खुली छूट दे दी है, सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है, अब उनके हाथ बंधे हुए नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। खुली छूट दे दी है, लेकिन पीडीपी हाथ बंधे हुए नहीं है। लेकिन पीडीपी का गढ़ क्या है? साउथ कश्मीर, जिस इलाके में पुलवामा में जो बात कर रहे हैं। और इनको कब से पनप मिल रही है, कब से पनाह मिल रही है, कब से उनको शय मिल रही है? आज से नहीं। और जब से ये सरकार अभी जो टूटी है, उस सरकार के टाइम में कितना समय लगा उनको कि कोई भी हरकत ना हो, और उनको शय दी गई है। और वो अभी इस हालत में आए हैं कि अभी ऑपरेशंस के बीच में अभी फौज अगर ज्यादा सख्ती से काम लेती है तो सबके सब कह रहे थे मानव अधिकार वाले खड़े हो जाते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं सर, एक सेकंड। राजनेता जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। राजनीति सुरक्षा नीति पर भारी है, लेकिन मैं इस पर आ रहा हूं। अब अगर घाटी से आतंकवाद का खास तौर से साउथ कश्मीर जो गढ़ है आतंक के, एक तो ये चीज मैं चाह रहा हूं ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर कैसे चलेगा, एक। और दूसरा मैं चाह रहा हूं, आज ये पुलवामा का मास्टरमाइंड तो मिल गया, वो जो पाकिस्तान में बैठा है मसूद अजहर, वो कब और कैसे मिलेगा, या वो बैठा रहेगा वहां जब तक चाइना का सपोर्ट है उसे, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। देखिए मानक, आप इसको मास्टरमाइंड कह रहे हैं और बहुत बड़ा नाम दे रहे हैं इसको। ये एक टूल था, एक इंस्ट्रूमेंट था जो पाकिस्तान में जो लोग बैठे उन्होंने इस टाइम के लिए बनाया था और यूज कर लिया। ये उस टाइम पे भी मर सकता था। ये एक वो जो आतंक जो जब इन्होंने किया, वो सुसाइडल अटैक जो किया है, उसमें ये भी काबू मार सकता था। ये निकल गया होगा। आई मीन आई रियली ग्राउंड पे मैं नहीं उसके बारे में कमेंट कर सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साउथ कश्मीर में इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 4 साल महबूबा मुफ्ती और जब बीजेपी की सरकार थी, 3 साल में इतना रेडिकलाइजेशन हुआ है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इतना गठबंधन हुआ है लोगों का आपस में, और ऐसे विचारधारा है वहाँ। मेरे वहाँ कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मैंने कभी बनाए थे,
किसी और काम से, और मैं आज भी जब फोन वोन पे उनसे लेता हूं तो वहां की जो सोच है वो इस किस्म की हो चुकी है कि बहुत खराब हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, वहां की जो टेरेन है, जो सर बता रहे थे, आप भी कह रहे थे, वो जो वहां का घरों का बनना, उनकी गलियां, उनकी ये, मैं काफी दिन से कह रहा हूं कि आपको थोड़ी सी टैक्टिक्स बदलनी पड़ेगी और उसके लिए आपको वेपन सिस्टम बदलना पड़ेगा। आज दुनिया में लॉइटरिंग मिसाइल्स हैं, आप दुनिया के अंदर लॉइटरिंग मिसाइल्स हैं, दुनिया के अंदर प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स हैं। भाई ये अगर हमारा, ये अगर 4 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं, इन 4 डिस्ट्रिक्ट से पूरे चारों तरफ हाहाकार मची हुई है 4 साल से, तो भाई आप लीजिए ना, वेपन सिस्टम लीजिए, इंप्लॉय कीजिए। लॉइटरिंग मिसाइल का मतलब है एक बार जब टारगेट को पिकअप करती है तो उसको नहीं, लॉइटर करती है वो, और प्रिसाइज शूट करती है। विंडो में है, विंडो के थ्रू, डोर के थ्रू, दीवार के थ्रू जाएगी एंड इट विल डिस्ट्रॉय, बिकॉज उसके अंदर कंप्लीट सिस्टम है। अगर मान लो क्योंकि वहां पत्थर बहा जाएंगे, ओवरग्राउंड वर्कर्स कुछ करेंगे, आग लगाएं, अभी तो ये तरीके इनके मैं बताता हूं जो अपना नुकसान कम से कम हो। थोड़े दिन बाद ये लोग, थोड़े दिन बाद ये ड्रम्स डालेंगे, के अंदर भी अपनाना चाहिए। थोड़े दिन बाद ये ड्रम्स डालेंगे, रोड ब्लॉक्स डालेंगे। बड़ी हमने देखा है कि भाई जो बिल्टअप एरिया की इस किस्म की वॉरफेयर है वो बहुत डेडली वॉरफेयर है, बहुत लॉसेस सफर करने पड़ते हैं। ये अमेरिका अफगानिस्तान में थोड़ी लड़ रहा है, हिंदुस्तान में लड़ रहा है। अब मुझे एक चीज और बताइएगा सर, आपने बहुत एक बड़ी बात कही है कि अपना नुकसान कम हो, इसीलिए जहां जहां आतंक के अड्डों को हम आइडेंटिफाई करते हैं वहां फोर्सेस को भेजने के बजाय मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी, पर हाँ वो ठीक है, आप मतलब आप उसको दूर कॉर्डन कीजिए, नुकसान के दायरे से बाहर रहेंगे उसको। अब मुझे बताइए, दूसरा मैं ये कह रहा हूं, आज की सेना जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है, जो पूरे देश में जो सैनिक और भूतपूर्व सैनिक है, वो इस देश को एक बात बताओ कि जो सेना एक बार जब अनाउंस करती है और उस घर को सिविलियन नहीं करते और नहीं खाली करते, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होगा, लोग मरेंगे, मरने दो, और देश को झेलना पड़ेगा। जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा, जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा, ये आपने ये एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन ये पेड़ पे रखते हैं, 5 जवान चले गए और ये सब बात शाम तक टीवी पे ये बातें होती रहेंगी। क्या बातें करते हो? एक परिवार जिसका आदमी चला जाता है उसकी दुख दर्द कोई नहीं समझता इस देश में, भाषण से थोड़ी होता है ये, और ये होगा 10 साल चलेगा ये नसूर। मैं बोलता हूं ये अगर आपने आज इसको नहीं निकाला, ये इस देश को इसके सब, ये एक छोटा सा ट्रेलर है, कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा, 1-2 टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए यू लॉस्ट 7 लाइव्स। क्या बात करते हो आप लोग? ये नहीं जाने वाला जब तक, और मरोगे ना आप, आधा देश मर जाएगा। अरे छोटा सा जापान खत्म हो गया, आज वापस आ गया। अगर हमारी संतानों में दम होगा वापस आ जाएंगे। खत्म करो एक बार आर पार की लड़ाई, न्यूक्लियर लड़ना, न्यूक्लियर ठोको। आप क्यों इंतजार करते हो वो ठोके? आप ठोको उसको। जब तक पाकिस्तान ये नहीं समझेगा, आप ये भाषा नहीं बोलोगे, आप जगह जगह जाके भाषण देते रहोगे और ग्राउंड पे तैयारियां नहीं करोगे, आप लोग नहीं सक्सीड होगे इस मिशन में। एक कमेंट और करिए सर, मैं चाह रहा हूं हाथ सॉरी आई गॉट लॉस्ट। नहीं ठीक है सर, मैं समझ सकता हूं। Nobody understand the pain of a widow, war widow or a widow of a soldier. We have seen, we come from, me and Jan Malik, and we come from villages where we know what happens. और ये सीआरपीएफ के, आज तो वो मुकेश अंबानी भी कह रहा है ये दूंगा वो दूंगा। मैं बता दूंगा 5 साल में इन बच्चों का हालात बता दूंगा। क्या बात करते हैं लोग बाग, हर रोज ये कैसे देखोगे आप लोग? और ये कंपल्शन है, अगर एक इंफॉर्मेशन है, इंटीमेशन है, कॉर्डन दी बड़ी, नागालैंड में भी तो सर बलबीर सर आप लोग नहीं करते थे नागालैंड में कॉर्डन, गिव ए मोमेंट, एवरीबडी कम्स आउट, जो रह जाए उसको ठोक दो, घर जला दो, 10 घर जला दो, दोबारा बना देंगे। यानी अपना अगर ये देश एक मंदिर जो कि हमारे एक इतने बड़े धर्म की मार्क था, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है टेररिस्ट के खिलाफ, तो घर क्यों नहीं कर सकता? क्या बात कर रहे हो हर रोज ऐसे? यू हैव टू शो प्रॉपर एग्रेशन टू टेररिस्ट, एंड आई एम सेइंग अरेस्ट ऑल हुर्रियत चैप, shove them in a jail and don't talk about them. Arrest मोटे ओवरग्राउंड वर्कर्स, don't bother about them. आपने उनकी जो थोड़ी बहुत थी वो तो आप उनके साथ और भी मिल गए जाके। जब तक ये होगा ऐसे ही होगा। राजेश आर्य, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मसूद अजहर को टेक आउट करने के लिए, सीधे मसूद अजहर को टारगेट बनाने के लिए, क्योंकि जस्टिस तो होनी चाहिए ना सर, न्याय तो होना चाहिए। देखिए, हमारे मीडिया में खबर आती रही है दाऊद कहां बैठा हुआ है, हमारे मीडिया में खबर आती रही है हाफिज सईद कहां बैठा हुआ है।
हमने उनको टेक आउट नहीं किया। हम शांति प्रिय तरीके से इंटरनेशनल फोरम को रिक्वेस्ट करते रहे, पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते रहे, वापस भेज दो, वापस भेज दो। तो मसूद अजहर भी हमको मालूम है, पक्का मालूम होगा कहां बैठा है, मगर क्या हमारे अंदर वो जो विशंबर दयाल जी बोल रहे थे, जल दयाल बोल रहे थे, क्या हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम लाएंगे, हम उड़ाएंगे? जब तक देश के पर टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो काबिलियत है ड्रोन मिसाइल आपके पास, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पास इतनी अच्छी वो है, कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? हमारे पास है कैपेबिलिटी, हमारे पास। आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान में जो छुपे हुए, छोड़ दीजिए। आज 30 साल से ये हुर्रियत के लीडर एक जहर फैला रहे थे वैली में, आज वो कैंसर बन गया, जिसको हम जनरल दयाल बोल रहे काट के फेंक दो, अब ये टाइम आ गया, इतना खराब हो गया। हम अपने लोगों को नहीं, हम अपने लोगों को नहीं उठाया जाएगा। सुबह जब राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दी कि अब सिक्योर, मैं सोचा था अगले दिन ये सब बस में भरे, इसी तरह तो हम अपने लोगों को नहीं उठाया, तो उनको कहां से उठाएंगे? पंजाब की मिलिटेंसी कैसे खत्म हुई? पहले जितने टॉप लोग थे, जो समर्थक थे जो खालिस्तान के, पहले उनको ठोका ना, जोधपुर में जाके फोर्ट में रख दिया उनको। भाई ऐसे करो जब तक, फिर तो कई इस देश में बड़े ऐसे नहीं है कि केपीएस गिल, आई सैल्यूट हिम, पर ऐसे बहुत सोल्जर हैं जो आएंगे, पुलिस वाले ऐसे हैं जो बहुत इस देश में हैं, माई के लाल, जो आएंगे ठोक देंगे इनको। ओके, जनरल मलिक, आप क्या सोचते हैं सर? क्योंकि एक कश्मीर के अंदर टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, टेरर नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अब और अग्रेशन से चलेगा तो क्या चैलेंजेस होंगे? और दूसरा, मसूद अजहर को कैसे टारगेट कर सकते हैं? देखिए, जो बातें हो रही हैं उनमें मैं नहीं चाहता कि ये बातें ऑपरेशनल प्लान का रुख लें। ऑपरेशनल जो प्लान्स हैं वो हम ये समझ के चल रहे हैं इस आज के आपके प्रोग्राम पर कि जो लोग मिलिट्री ऑपरेशंस में हैं, जो कि जिनका काम ही यह है, जो कि सेना में इस टाइम पर हैं, कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। शायद हमें बता देना चाहिए जो हमारे आपके दर्शक हैं कि अभी जो आर्मी कमांडर हैं नॉर्दर्न कमांड में, जिनके जिम्मेवारी में के हिस्से में ये सब चीजें आती हैं, वो मिलिट्री ऑपरेशन में थे जबकि सर्जिकल स्ट्राइक प्लान हुई थी। तो उनको बखूबी पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है। इन विषय पर हम गर्मी में आकर कुछ ऐसी बातें ना बोलें जिससे कि हम परेशान हो और सबको बुरा लगे। ऑपरेशंस की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि टीवी स्टेशन पर इस तरह के प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, इसी बात को दोहरा रहा हूं। ये जो ऑपरेशंस हैं, इनको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आप जब भी एक गलत आदमी मारा जाता है उससे क्या असर पड़ता है और कितना उसका नुकसान होता है। हमें टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। टेररिस्ट तो मर जाएंगे, लेकिन टेररिज्म कैसे खत्म होगा? उसके लिए जो हमने अभी तक जो कार्रवाई की है वो गलत नहीं है। जब मैं कहता हूं राजनीति हावी हो गई है, उसका मतलब है कि हमें नहीं चाहिए कि अपनी रक्षा नीति के बीच में लेकिन सर बड़ा सिंपल सा सवाल है, आम आदमी भी पूछेगा। वो ये कहेगा कि अगर वहां पर लोगों ने घरों में आतंकवादियों को ऑपरेशन के दौरान पनाह दी है, तब क्या किया जाए? मानक एक बात जरा सुन लीजिए आप। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो कि मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल थे वो अभी आर्मी कमांडर हैं, आप उनको उनका काम सिखा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कब, कहां, कैसे, किस तरह से, किस समय में कार्रवाई की जाए। ये जो अभी पावर्स में हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो तय करेंगे, ना कि आप और हम इस टाइम पर टीवी स्टूडियो में बैठकर तय करेंगे कि क्या कार्रवाई साउथ कश्मीर में होगी, क्या कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होगी। विकल्पों की जहां बात है वो हम कर चुके हैं।
और वो विकल्प हमारे पास में हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये डिस्कशन जो है पूरा ये उन बातों की तरफ जाए जो कि मिलिट्री ऑपरेशन वाली हैं और जिनमें कि आप और हम ना डिस्कस करें वही अच्छा है। जनता का जहां तक सवाल है, ये साफ मान ले कि मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल अभी आर्मी कमांडर हैं, उनको बखूबी पता है, और ये उस स्थान पर तब भी थे जबकि म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो उनको अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इस बात को इससे हटकर बाकी के विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, ना कि तैश में आकर हम कुछ ऐसी बातें बोले जिसके बारे में हमें परेशान होना पड़े, आपके चैनल को परेशान होना पड़े। ठीक है, ठीक है, ये देख लेना चाहिए कि कश्मीर हमारा ही एक अंग है। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, बहुत सर आप भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है और हर कोई इससे सहमत भी होगा कि सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीरी भी हमारे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, टेररिस्ट के साथ साथ टेररिज्म का भी खात्मा करना है और कश्मीरियों को एलियनेट नहीं करना है सर, ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है। लेकिन मानक बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और सारे कश्मीरी भारतीय हैं। सिर्फ सवाल उन कुछ सर हम बातें तो कर रहे हैं, टेररिज्म को खत्म करना, टेररिस्ट को खत्म करना है। आज दो आतंकी मार दिए, 6-7 हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, आगे कह तो रहे हैं 4 डिस्ट्रिक्ट में रह गया, 4 डिस्ट्रिक्ट में रह गया, कहने की बात है ना सर, से 4 डिस्ट्रिक्ट जो भी था। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, कश्मीर के जो हालात हैं या टेररिज्म जो इतना इस लेवल तक पहुंच चुका है, जहां हमारा इतना नुकसान हो गया, उसमें पाकिस्तान का हाथ तो अनडाउटेडली है ही, पिछले 30 सालों से है। क्या हमारे देश की नीतियों ने हमने कश्मीर में अपने ही भारतीयों को उस सोच की तरफ कैसे जाने दिया? यह सवाल मेरा है, यह मेरा सवाल है कश्मीर के लोकल लीडरों से, कश्मीर के लोकल जिम्मेवार लोगों से, कि उन्होंने अपने ही बच्चों को किस तरीके से इस तरफ जाने दिया और उसके लिए हमने क्या किया, कश्मीर की स्टेट सरकार ने क्या किया और हमारी सेंट्रल सरकार ने। यह काम सुरक्षा बलों का नहीं है। बिल्कुल सही बात, यह काम सुरक्षा बलों का नहीं है, यह कश्मीर बुद्धिजीवियों का काम है, कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मानक देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का काम बोल रहा हूं टेलीविजन पे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एक बहुत कैपेबल है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, बहुत आउटस्टैंडिंग और कैपेबल ऑफिसर है। 15 कोर कमांडर एक बहुत कैपेबल और आउटस्टैंडिंग ऑफिसर है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ऑपरेशन कैसे करो, क्या करो, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा। 3 मोटे मुद्दे हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हम उनको सबक सिखाएंगे, इसका बदला लेंगे, खून खौल रहा है, सारे देश का खून खौल रहा है। अगर सारे देश का खून खौल रहा है, मैं तो मोटी बात कह रहा हूं, मैं कोई ऑपरेशन बात कह रहा हूं, मैं समझता हूं लड़ाई के नुकसान, मैं समझता हूं, मैं इतना ही समझता हूं जितने कोई और समझता है। और मैं ये समझता हूं कि जो हम बातें कर रहे हैं वो कोई ऑपरेशनल नहीं है। देखिए कब होगा, कैसे होगा, कहां अटैक होगा, किस, ये सब उनका काम है। हम तो आज देश के नागरिक हैं, मोटे तौर पे देश के भावना को समझ रहे हैं। अगर आपको, या तो आप इसके बारे में बोलना बंद कीजिए और इसको जो सिक्योरिटी फोर्सेस डील कर रही थी उसको डील करने दीजिए। लेकिन अगर आपको करना है तो मैं मोटी चीजें कह रहा हूं, आपको कुछ झटके, कुछ बर्दाश्त बिल्कुल सही है सर, और इस पर पूरा देश आपके साथ करनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, विशंबर दयाल जी, पाकिस्तान को झटका विशंबर दयाल, पूरा हिंदुस्तान किसी से पूछ लीजिए, जहां जहां शहीदों की अंतिम यात्राएं निकली हैं वहां उन लोगों से पूछ लीजिए, हर कोई चाहता है, सड़क पर चलने वाले आम इंसान से पूछ लीजिए, कहता है 30 साल हो गए हमारा खून बहाते हुए पाकिस्तान को। बातचीत या शांति की भाषा उसे समझ में नहीं आती सर, इसीलिए हमने ये शो रखा था जहां 3 जनरल, जाहिर है अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय है, मतभेद भी हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको, हमारे दर्शकों को काफी हद तक आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। काबिलियत हमारे अंदर है, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ऐसा सबक जिसे वो याद रखे और इस आतंकवाद को बंद करे, क्योंकि हमारा मकसद यही है। बहुत शुक्रिया जनरल मलिक आपका, विशंबर दयाल जी, राजेश आर्य, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के स्टूडियो में आने के लिए।